बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10 फिज़िक्स का 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेव्स की दो मेन कैटेगरीज़ हैं, जिसमें एक थी आपके पास मैकेनिकल वेव्स और दूसरी कैटेगरी का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो टाइप ऑफ वेव्स हैं, द टाइप ऑफ वेव्स इन विच नीड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी कि उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, उसके अलावा मूव नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर वेव्स हैं या साउंड वेव्स एक्स्ट्रा। इसके बरक्स जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं जिसको आपके पास जो मीडियम रिक्वायर नहीं होता मूवमेंट के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जैसे आपने देखा कि हीट वेव्स हैं, रेडिएशन जिस तरह जिसे हम रेडिएशंस कहते हैं, उनको आपको पास मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर द प्रोपोगेशन। इसी की तरह जिस तरह आपके कम्युनिकेशन वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, उनको भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, वो मीडियम के बगैर ट्रैवल कर सकते हैं। अब जो मैकेनिकल वेव्स हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो मैकेनिकल वेव्स के आगे फिर दो टाइप्स हम स्टडी करेंगे आज, जिसमें नंबर 1 टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी टाइप है ट्रांसवर्स वेव्स। अब जब आप वेव मोशन का जिक्र करते हैं तो वेव मोशन में दो पार्ट हो सकते हैं। एक आपके पास जो वेव की अपनी मूवमेंट है वो, और दूसरा आपके पास जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जब भी आप लॉन्गिट्यूडनल वेव का जिक्र करेंगे या उनको स्टडी करेंगे तो उनके अंदर ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके पास होगी डायरेक्शन ऑफ वेव्स, यानी जब आप वेव प्रोड्यूस करेंगे तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो मूव करेगी। दूसरा जो आपका इस वेव मोशन का हिस्सा होगा वो होगा आपके पास जो पार्टिकल्स हैं आपके उस मीडियम के जिसके अंदर वो वेव्स प्रोड्यूस की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वाटर के अंदर एक पत्थर फेंकें तो उसके अंदर एक वेव मोशन प्रोड्यूस होता है जो कि जिस पॉइंट पे पत्थर गिरता है उससे आउटवर्ड मूव करता है। इसी के साथ साथ जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है उनकी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में चेक किया था। अब ये जो आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन या डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ दीज बोथ मूवमेंट्स, कौन सी वेव मूवमेंट यानी कि वेव में मोशन की डायरेक्शन जो है, और दूसरा जो आपके पार्टिकल्स जो मीडियम के जो अंदर जो आपके पार्टिकल हैं उनकी जो डायरेक्शन, अगर आप इन दोनों को स्टडी करें तो दो तरह की वेव्स में हम मैकेनिकल वेव्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें जो डायरेक्शन ऑफ जो मोशन ऑफ द वेव्स है वो और जो आपके पास मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो सेम होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन के अंदर ही आपके जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो भी मूव करेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर आपके पास एक स्प्रिंग सिस्टम हो और आपने स्प्रिंग को इस तरह एक लंबा स्प्रिंग हो, उसकी आपने एक साइड को आपने सॉलिड सरफेस के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरी साइड जो है वो आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई है और वो जो स्प्रिंग है वो किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अब अगर आप इस स्प्रिंग को पुश एंड पुल करें, यानी कि इसको पीछे खींचें और फिर इसको थोड़ा सा ढील दें और इसको अपनी मेन पोजीशन से आगे लेके जाएं, जैसे आप देखें कि आगे पास अगर ये एक सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर स्प्रिंग पड़ा हुआ है जो कि एक सॉलिड सपोर्ट से अटैच है। अब इस साइड को अगर आप इस तरफ खींचेंगे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, और अगर इधर से इसको आगे की तरफ दबाएंगे तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। और जब आप इसकी कॉन्टिन्यूस मोशन करेंगे, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन इसका कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये जो स्प्रिंग होगा इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी और इन वेव्स को जो फॉर्म होगी वो होगी रेरफेक्शन और कंप्रेशन के अंदर। यानी कि ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे बन जाएंगे जिसमें जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होंगे, और कुछ पार्ट्स ऐसे बन जाएंगे जहाँ पे जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कुछ फासले पे हो जाएंगे। तो अब जो आपकी वेव्स यहाँ पे बनी हैं, इन वेव्स को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब क्योंकि स्प्रिंग के जो पार्टिकल हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव, वेव आपकी मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में, स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो वेव आपने प्रोड्यूस की है इस स्प्रिंग के अंदर, इसे आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब यहाँ पे जो आपके पास वेव प्रोड्यूस हुई है उसके जो दो आपके पास एरियाज बनेंगे, कंप्रेशन के और रेरफेक्शन के। ये जो दो एरियाज हैं, अगर आप दो कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं या दो रेरफेक्शन के दरमियान डिफरेंस लेते हैं तो वो आपके पास इस वेव का वेव लेंथ कहलाएगा। यानी कि जिस तरह देखें, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास
यहाँ पे आपके पास कंप्रेशन एरिया आ गया, ये आपके पास रेफ्लेक्शन एरिया आ गया, और ये दोबारा आपके पास कंप्रेशन का एरिया है। अब इस जो वेव हमने जो प्रोड्यूस किया है इसके अंदर आपने देखा है कि कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन आ रहे हैं, यानी कि एक वेव मोशन हो गया। दूसरा ये कि जो स्प्रिंग होगा वो आपका वो इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव्स ही बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी वेव्स होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसका ऑपोजिट जो है वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ये वो वेव्स होती हैं जिसमें जो पार्टिकल और मीडियम होते हैं और जो मोशन होता है आपका वेव का, उन दोनों के दरमियान 90 का एंगल होता है, यानी कि ये एक दूसरे के यानी कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं आप, जैसे आपके पास वाटर वेव्स हैं। अब वाटर वेव्स में क्या होता है, आपके पास सपोज ये एक टैंक है, इस टैंक के अंदर यहाँ पे आपने एक कोई वुड का पीस रख दिया छोटा सा जो इसके ऊपर तैर रहा है। अब अगर इस जगह पे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करें किसी भी तरीके से, अगर आप इसके अंदर पेन डुबोएं और बाहर निकालें, फिर डुबोएं और बाहर निकालें, या फिर कोई भी तरीका यूज़ करके कॉन्टीन्यूस डिस्टर्बेंस क्रिएट करें इस तरह कि आपके पास पहले जब आप पेन इसके अंदर डिप करेंगे तो वो जिस जगह पे पेन डिप होगा वो जगह नीचे हो जाएगी, जब आप बाहर निकालेंगे तो वो जगह थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। तो आपके पास वेव बनेगी जो आपको नज़र आएंगी इस तरह, वाटर वेव्स। अब जब ये वाटर वेव्स प्रोपोगेट करेंगी यहाँ से यहाँ तक, और जब ये इस वुडन पीस के पास पहुँचेंगी तो क्या होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो वुड का पीस है ये अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो जाएगा। कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास वेव्स वाटर के इस टैंक में प्रोड्यूस हुई हैं उनकी डायरेक्शन तो इस तरफ है, लेकिन जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो मीडियम आपका है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो इस तरह ऊपर नीचे है। यानी कि वाटर के जो पार्टिकल हैं वो अपनी ही जगह पे रहते हुए टू एंड फ्रो यानी अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं अपनी ही मीन पोजीशन के ऊपर। तो अब देखें कि मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में है और वेव का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों आपके पास 90 के एंगल बना रहे हैं। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि जो आपके पास वाटर वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं है। ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव्स होती हैं, जिसमें जो आपके पार्टिकल के जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं उनका मोशन और जो वेव्स का मोशन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो वाटर वेव्स के अंदर क्या हो रहा है कि वेव मोशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो अपनी ही मीन पोजीशन के ऊपर अप एंड डाउन है, लेकिन उसके ऑपोजिट जो आपके पास मोशन ऑफ द वेव है वो उनके एंगल 90 के ऊपर मूव कर रही हैं वेव्स। तो ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई ट्रांसवर्स वेव्स की। अब जिस तरह हमने स्प्रिंग के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस की थी, इसी तरह हम इसी स्प्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसी तरह आप सेम मेथड यूज़ करेंगे। स्प्रिंग को आप कनेक्ट कर देंगे किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ, जब आपने स्प्रिंग को किसी स्ट्रेट सॉलिड सपोर्ट से कनेक्ट किया तो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करने के लिए आप पुश एंड पुल कर रहे थे, यानी स्प्रिंग को बाहर खींच रहे थे फिर इसको आगे की तरफ दबा रहे थे, जिसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुए। अगर आप इस स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो अब आप स्प्रिंग के एक साइड को जब आप कनेक्ट करेंगे सॉलिड सपोर्ट के साथ तो दूसरी साइड को आपने अप एंड डाउन मूव करना है। अप एंड डाउन मूव करने से क्या होगा कि आपके स्प्रिंग के अंदर एक वेव मोशन प्रोड्यूस होगा, जिसके अंदर जैसे जब आपने इसको अप मूव किया तो आपके जो पार्टिकल है मोशन वो आपकी तरफ अप जाएंगे, जब आप डाउन करेंगे तो वो डाउन। तो हर पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर अप डाउन मोशन प्रोड्यूस होगा और आप ऑब्जर्व करेंगे स्प्रिंग के अंदर इस तरह की वेव्स बनेंगी जो कहीं से ऊपर कहीं से नीचे हैं। अब जो इस वेव में प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे आपके पास वेव का पार्ट आता है, जिस तरह ये आपका पार्ट वेव प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी कि जो आपकी मीन पोजीशन थी उसके जो वेव का पार्ट नीचे होगा इसको आप बोलेंगे ट्रफ, और जो ऊपर पार्ट होगा उसको आप बोलेंगे क्रस्ट। जिस तरह यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दो कंप्रेशन या दो एडजेसेंट या क्लोजेस्ट रेरिफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस था उसको हम वेवलेंथ कहते थे, इसी तरह यहाँ पे दो ट्रफ या दो क्रस्ट, कंसेक्टिव ट्रफ या कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान जो भी डिस्टेंस होगा उसे आप वेवलेंथ कहेंगे। जैसे अब यहाँ पे आपके पास दो ट्रफ्स आ रहे हैं, एक क्रस्ट है दरमियान में, पहले ट्रफ फिर क्रस्ट और फिर ट्रफ, तो अब इन दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे आप कहेंगे एम्पलीट्यूड।
उसे आप कहेंगे वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा से। तो दो ट्रफ्स या दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे आप कहेंगे वेवलेंथ लैम्डा। अब इससे आपके पास जो डेफिनेशन आती है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव की, वो इस तरह हो जाएगी कि longitudinal waves are the types of waves in which the movement of the particles of the medium is in the direction of the motion of the waves। और ट्रांसफर वेव में क्या होगा कि ट्रांसफर वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द, यानी कि जो आपके ट्रांसफर वेव के अंदर जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होंगे वो वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पे, जबकि जो मोशन ऑफ द वेव होगी वो उनके परपेंडिकुलर होगी, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके पास मोशन ऑफ दी पार्टिकल ऑफ द मीडियम है उनकी वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है और जो मोशन ऑफ द वेव की डायरेक्शन है वो है सेम, या उन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री का है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगल 90 to 70 डिग्री का होता है, एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होते हैं ट्रांसवर्स वेव में। अब ये तो था आपके पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। अब जो इसके बाद टॉपिक है आपका बुक में वो है वेव्स एज द कैरियर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। अब वेव्स के ज़रिए आप एनर्जी को इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें हम इन वेव्स को यूज़ भी करते हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि आपने एक टैंक लिया, या अगर आपके पास कोई पॉन्ड है उसके अंदर आपने कोई कॉर्क रखा और दूसरी साइड से आपने एक पत्थर फेंका पानी के अंदर। अब जिस जगह पे पानी से वो पत्थर टकराया तो पत्थर के पास जितनी भी अपनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी उसने वो सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी उस पानी के वाली उस जगह पे। अब वो जिस जगह पे एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है पत्थर से पार्टिकल ऑफ द वाटर को, अब क्या करेंगे, वो जो पार्टिकल ऑफ वाटर होंगे वो अपनी नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे थ्रू वेव, और नेक्स्ट पार्टिकल और नेक्स्ट पार्टिकल को और नेक्स्ट पार्टिकल को। जब ये एनर्जी आपके पास पहुंचेगी उस कॉर्क तक, तो जो आपका कॉर्क होगा वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि आपके पास जो कॉर्क की मूवमेंट हुई है वो कैसे हुई है कि वो एनर्जी जो पानी के अंदर ट्रांसफ़र हुई थी उस पत्थर से, वो एनर्जी ट्रेवल की है फ्रॉम दैट पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स टू द पॉइंट जहाँ पे वो कॉर्क पड़ा हुआ है। तो इस तरह क्या हुआ, आपके पास एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र हुई है थ्रू वेव्स। अब जिस तरह हमने ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस की थी स्प्रिंग के अंदर, तो जब आप अपने हाथ से स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है वो आप उस स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर स्प्रिंग के अदर एंड के ऊपर कोई सॉलिड सपोर्ट के अलावा कोई और चीज़ होती तो वो जो एनर्जी थी वो यहाँ से आपके हाथ से स्प्रिंग के अंदर गई और स्प्रिंग से वो एनर्जी फिर उस बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती। तो इस तरह भी आपके पास अपनी जो आप मैकेनिकल एनर्जी है या अपनी जो आप मस्कुलर एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं थ्रू वेव टू अनदर बॉडी। अब ये जो अमाउंट है अब आपके जहन में आएगा कि जो हम एनर्जी तो कैरी कर सकते हैं वेव्स के ज़रिए, लेकिन ये एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी, या एनर्जी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर आपके पास आता है कि वेव्स जो हैं वो जो है कितनी एनर्जी कैरी कर सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स, कि जितना ज़्यादा आपके पास एम्पलीट्यूड होगा वेव का। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से जो पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं वो, या जैसे आप स्प्रिंग को ऊपर नीचे मूव करते हैं तो वेव प्रोड्यूस होती है। तो आप जितना मीन पोजीशन से ऊपर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपके उस स्प्रिंग के अंदर जाएगी, या जो अगर आपने रोप ली हुई है तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रोप के अंदर ट्रांसफ़र होगी। जितना आप मीन पोजीशन से करीब रहेंगे तो उतनी ही आपकी जो वेव है वो छोटी बनेगी। यानी कि अगर आप देखें आपके पास ये एक रोप है, तो अगर आप इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा करते हैं तो वो वेव ज़्यादा बड़ी बनेगी। अगर आप एम्पलीट्यूड रखते हैं छोटा तो आपके पास वेव छोटी बनेगी। अब इसी डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे जहाँ पे एम्पलीट्यूड वेव्स का ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो गई है। यानी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो गई है। इधर एम्पलीट्यूड कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं या कितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं। तो आप देखें यहाँ पे तो एक ट्रफ है एक ट्रफ, यानी कि यहाँ पे अगर ये हम इसको कोई खास टाइम टी कह लें तो इस टाइम के अंदर इस एम्पलीट्यूड वाली वेव ने सिर्फ एक ही वाइब्रेशन कंप्लीट की या एक ही मोशन कंप्लीट किया, जबकि यहाँ पे आप देखें तो कितने क्रस्ट है 1 2 3 4, तो 2 वेव्स
यहाँ बनी सेम टाइम के अंदर, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम था, और इधर यहाँ पे सेम टाइम के अंदर वन वेव प्रोड्यूस हुई है। दो ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वन, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एक सेम टाइम के अंदर आपके पास देखें कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा करने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और एम्पलीट्यूड कम करने से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह जो आपका रिलेशनशिप बन जाएगा एनर्जी के साथ, तो अगर आप एम्पलीट्यूड ज़्यादा करेंगे, एम्पलीट्यूड ज़्यादा करेंगे तो आपके पास एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप एम्पलीट्यूड कम करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप एम्पलीट्यूड ज़्यादा करते हैं तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, और अगर आप एम्पलीट्यूड कम करते हैं तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। कहीं हमें ये चाहिए होता है कि वेव के अंदर ज़्यादा एनर्जी हो, और कहीं हमें ये चाहिए होता है कि वेव के अंदर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। फाइंड करना चाहते हैं कि आपकी जो वेव मूव कर रही है मीडियम में से वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो वेलोसिटी होती है आपको पता हो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। अगर हम सपोज ये करें कि हमने टाइम लिया है टी, टाइम टी क्या है, कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो वेव का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम होता है जिसके अंदर वेव एक वेव लेंथ कंप्लीट करती है। यानी कि आपके पास ये दो ट्रफ्स हैं या ये दो क्रॉस ट्रफ्स, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा या वेव लेंथ के इक्वल होता है। तो जब तक वेव यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो इस टाइम को हम कहते हैं टी, टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड के अंदर वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 1 लैम्डा। तो अगर हम सपोज कहते हैं कि हमने टाइम जो लिया वो कैपिटल टी के इक्वल है, जो कि आपके पास टाइम पीरियड था, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा इतनी देर के अंदर वो इक्वल होगा लैम्डा के। तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। तो ये आपके पास वेव लेंथ आ गई, ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो टाइम पीरियड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, और अगर आप इस 1 ओवर एफ को यहाँ पे रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा, इसकी जगह आप 1 ओवर एफ लिख दें तो ये 1 ओवर एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस लेमडा को आप इस v इज इक्वल टू एफ लेमडा, यानी जो आपके पास वेलोसिटी होगी वेव की वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी और लेमडा पे डिपेंड करेगी। अब आपने देखा यहाँ पे कि जो वेलोसिटी का रिलेशनशिप आ रहा है आपके पास फ्रीक्वेंसी और लेमडा के साथ, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहते हैं वेव की या अगर आप वेलोसिटी ज़्यादा चाहते हैं तो आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। या तो आप लेमडा ज़्यादा कर दें या फिर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दें, तो आपके पास वेव की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने का तरीकाकार क्या होगा कि आप उसको तेज़ तेज़ अप एंड डाउन मूव करें रोप को, तो उसके अंदर जो आपके पास वेव अब प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। लेमडा ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे आप, फिर वेव को ज़्यादा मीन पोजीशन से ऊंचा लेके जाना पड़ेगा रोप को, आपको ज़्यादा जितना ऊपर लेके जाएंगे आपकी वेव उतनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड की प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप आ गया वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ और लेमडा के साथ, वेवलेंथ के साथ। ये जो रिलेशनशिप आपका है ये रिलेशनशिप आप लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों में ये यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास किसी भी ट्रांसवर्स वेव का लेमडा और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, या फिर इन तीनों में से कोई एक चीज़ अननोन हो तो आप वो अननोन चीज़ ईजिली फाइंड कर सकते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि मैकेनिकल जो वेव्स हैं उनकी टाइप्स कौन सी होती हैं। दो टाइप थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। उसके बाद हमने देखा कि कैसे आपके पास वेव जो है वो एनर्जी कैरी करती हैं, वेव्स एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। और दूसरा हमने देखा कि रिलेशनशिप क्या है आपके पास वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी और लेमडा के साथ। तो ये जो टॉपिक हमने आज स्टडी किया इसको आपने एक बार फिर दोबारा रिवाइज करना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप वो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।